Hello class. Today we will do chapter 8, the first empire. So in this chapter we're going to learn about the foundation of the Mauryan Empire, sources of the Mauryan Empire, Mauryan rulers, Ashok and Kaling War, Ashok's Dham and Mauryan administration. So let's start with the very first empire of Indian history. So it is Mauryan dynasty. Mauryan Empire. So let's start that how it was founded. An empire is a political unit that includes a group of territories brought together under one ruler. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एम्पायर होता क्या है। एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य। साम्राज्य का मतलब एक बहुत बड़ा किंगडम किस तरीके से बनेगा, छोटी छोटी टेरिटरीज को मिलाकर पूरा का पूरा जो साम्राज्य होगा उसका एक राजा होगा, एक रूलर होगा। इन सिंपल टर्म्स एन एम्पायर इज अ वेरी लार्ज किंगडम रूल्ड बाय एन एम्परर। द मौर्यन डायनेस्टी इज कंसिडर्ड द फर्स्ट एम्पायर इन इंडियन हिस्ट्री। तो ये जो साम्राज्य है इसकी शुरुआत हुई मौर्यन डायनेस्टी से। मौर्यन डायनेस्टी पहला ऐसा है डायनेस्टी जिसने साम्राज्य की शुरुआत की। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, चाणक्य traveled to Magad but was humiliated by its king Dhanananda. एक्चुअली शुरुआत ऐसे हुई कि कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि चाणक्य मगध पहुंचे थे और मगध जाकर मगध के राजा ने, उनका राजा का नाम था धननंदा, तो धननंदा ने बड़ी ही बेइज्जती की, इंसल्ट किया चाणक्य की, बहुत इंसल्ट की। अब जब इंसल्ट की तो किसी को गुस्सा तो आएगा, जब आपकी कोई इंसल्ट करे, आपसे कोई बुरा भला बोले, आपको खराब तो लगेगा ना। सेम चाणक्य को भी बुरा लगा। चाणक्य फेल्ट इंसल्टेड एंड स्वोर टू डिस्ट्रॉय द नंदा एम्पायर। तो चाणक्य को बड़ा गुस्सा आया इस बात से और चाणक्य ने कसम खाई पूरे के पूरे नंदा एम्पायर को ख़त्म करने की। उन्होंने कहा भाई ये नंदा एम्पायर को मैं ख़त्म करवा दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। He encouraged Chandragupta Maurya to conquer the throne of Magad. Chandragupta Maurya raised an army and with the support of Chanakya overthrew the Nanda Empire in 322 BCE and founded the Mauryan Empire. अब हुआ ऐसा कि अकेले चाणक्य क्या करते, तो चाणक्य ने एनकरेज किया चंद्रगुप्त मौर्य को कि भाई जाओ और मगध की गद्दी को हासिल करो, यानी कि मगध को हासिल करो। ठीक है, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य तैयार हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने आर्मी तैयार की, हमला किया, युद्ध किया और नंदा एम्पायर को खत्म करके मगध को अपने कंट्रोल में ले लिया। Now sources of Mauryan Empire. The sources of the Mauryan Empire include the literary sources अर्थशास्त्र and इंडिका। तो अर्थशास्त्र और इंडिका ऐसे दो लिटरेरी सोर्सेज हैं जिनसे हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। द अर्थशास्त्र वॉज अ पॉलिटिकल ट्रीटाइज रिटन बाय चाणक्य। अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य ने। इट बेसिकली डील्स with how to govern an empire and described the Mauryan administration. चाणक्य ने इस किताब में सब कुछ लिखा कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना चाहिए, साम्राज्य कैसे चलाना चाहिए और उनके टाइम में साम्राज्य कैसे चल रहा था, कैसा था एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिका वॉज द अकाउंट ऑफ द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज। तो देखिए दो लिटरेरी सोर्सेज के बारे में हमने बात की। पहले थे अर्थशास्त्र लिखा चाणक्य ने, दूसरा था इंडिका जो कि लिखा मेगास्थनीज ने, who was sent by the Greek king Seleucus Nicator to the Mauryan court during Chandragupta's rule. He stayed for many years and wrote down his observations in his book Indica, which is a description of the Mauryan capital Patliputra. तो इंडिका में काफ़ी कुछ उन्होंने बताया मौर्यन एम्पायर के बारे में, खास करके उस समय जो मौर्यन कैपिटल थी पाटलिपुत्र उसके बारे में इंडिका में काफ़ी कुछ लिखा गया। Archaeological sources such as rock and pillar edicts provide valuable information about Emperor Ashok. हालांकि देखो ये तो लिटरेरी सोर्सेज थे, हम जब हिस्ट्री की शुरुआत कर चुके थे
तब हमने पढ़ा था अलग अलग सोर्सेज के बारे में। हम ये भी जानते हैं कि मॉन्यूमेंट से या किसी ने अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया है राजा ने, तो हमें काफ़ी कुछ उसके बारे में पता चलता है। तो जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, उनको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जैसे कि रॉक हैं, पिलर हैं, जिनसे हमें अशोक के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि अशोक थे कौन। फॉर एग्जाम्पल, one Ashokan rock edict mentions his relationship with 5 contemporary rulers and another rock edict describes the policy of Dham. तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरीके से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। तो एक रॉक है जिससे हमें पता चलता है, रॉक एडिक्ट, इससे हमें पता चलता है कि उस समय जो अशोक थे उनका कैसे उनके रिलेशन थे अपने साथ वाले राजाओं से, जो अलग अलग साम्राज्य के या अलग अलग राज्य के जो राजा थे उनसे उनका कैसा रिलेशन था, दोस्ती थी, क्या थी, दुश्मनी थी, तो इस सब के बारे में पता चलता है। दूसरा जो है उसमें धम्म के बारे में पता चलता है, वो भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि धम्म है क्या। These rock edicts and pillar edicts were constructed across the Mauryan Empire. Some of the important edicts include Garnar, Sarnath, Sanchi, Lauria, Nandgarh, Roopnath and Shahabajgadi. The punch-marked coins provide evidence of the trade and commerce that flourished during the Mauryan period. तो देखिए इतिहास में जिस तरीके से मॉन्यूमेंट्स हमारी मदद करते हैं काफ़ी कुछ समझने में, उसी तरीके से इन मॉन्यूमेंट से, ज़मीनों से, जगहों से काफ़ी सारे सिक्के और ऐसी चीज़ें भी निकलती हैं जिनसे हमें उस समय के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। ऐसे ही हमें उस समय के कुछ सिक्के भी मिले जिनसे हमें पता चला कि मौर्यन पीरियड में, यानी कि जो मौर्यन एम्पायर था उसमें ट्रेड काफ़ी अच्छा हुआ करता था, व्यापार होता था, तभी तो पैसों का लेन देन होता होगा। The pottery of the Mauryan period gives us an idea of the type of items that were used by people. इसके अलावा वहाँ पर ऐसी चीज़ें भी मिली हमें जिनसे हमें पता चला कि उस समय के लोग कैसे बर्तन यूज़ करते थे, क्या चीज़ें यूज़ करते थे, किस तरीके की सोच थी उनकी। भाई जितने एडवांस उनके यूटेंसिल्स होंगे, उनकी पॉटरी होगी, उतने ही वो लोग एडवांस होंगे। तो पॉटरी से भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन किसी भी साम्राज्य, किसी भी समय के बारे में मिलती है। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर एंड ही वाज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट रूलर थे मौर्यन एम्पायर के। ही रूल्ड द मौर्यन एम्पायर बिटवीन 321 and 297 BCE with the help of Chanakya. He overthrew the last Nanda ruler Dhanananda in 321 BCE. जैसा कि हमने पिछले पेज में भी पढ़ा था कि किस तरीके से पहले रूलर यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर नंदा डायनेस्टी को खत्म किया था, नंदा एम्पायर को खत्म किया था और मगध को हासिल किया था। चाणक्य वाज ऑल्सो नोन एज नेम कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त। तो ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्ता के नाम से भी जाना जाता था। He took the role of Chandragupta's minister and provided excellent guidance in extending the Mauryan territory. देखो, चाणक्य को बड़ा ही समझदार और चालाक माना जाता है आज भी। शायद उनके जैसी सोच रखना आज के लिए भी बड़ा टफ है। तो बहुत होशियार थे वो, और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को काफ़ी समय तक असिस्ट किया मिनिस्टर के तौर पर, उनके साथ रहे वो और उनके पूरे एम्पायर को फैलाने में मदद की। चंद्रगुप्त फर्स्ट कॉन्कर्ड मगध। तो सबसे पहले इन्होंने मगध जीता। आफ्टर कॉन्करिंग मगध ही डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर, अ जनरल ऑफ द ग्रीक किंग अलेक्जेंडर। उसके बाद इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को भी हरा दिया। चंद्रगुप्त फर्स्ट ऑल्सो एक्सटेंडेड हिज एम्पायर अप टू द इंदस रिवर। तो इन्होंने अपना साम्राज्य फैला लिया इंदस रिवर तक। Seleucus Nicator also formed matrimonial alliances to establish peace with the Mauryan Empire. His daughter Helena was married to Chandragupta Maurya. तो जब इन्होंने इनको हरा दिया
तो उसके बाद इन्होंने कोशिश की, सेल्यूकस निकेटर ने, कि कैसे भी करके शांति बनी रहे। ओके, तो निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना, ओके, निकेटर की बेटी का नाम था हेलेना, और हेलेना की शादी इन्होंने कर दी चंद्रगुप्त मौर्य से। पहले ऐसा होता था कि पॉलिटिकल बेसिस पे शादियां हुआ करती थी, मैट्रिमोनियल अलाइंसेस बोलते थे इन्हें, ये शादियां तो नहीं बोलेंगे हम, अलाइंसेस होते थे। ये सबको पता होता था कि ये इस तरीके से शादियां क्यों हो रही हैं भाई, शांति बनाए रखने के लिए, सपोर्ट पाने के लिए। तो ये मैट्रिमोनियल अलाइंस था। तो हेलेना की शादी कर दी गई चंद्रगुप्त मौर्य से। Under Chandragupta reign, a uniform and efficient system of administration developed, which was improved by his grandson Ashok. तो काफ़ी अच्छा इनका राइन रहा था, काफ़ी चंद्रगुप्त मौर्य ने काफ़ी कुछ हासिल किया, काफ़ी अपना साम्राज्य फैलाया। इसको भी ऊंचाई पर ले गए उनके ग्रैंडसन यानी कि अशोक। Chandragupta spent a major part of his life in battles. In his last days, he renounced everything and went to श्रवण बेलगोला। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा जीवन युद्ध में बीता। उन्होंने युद्ध लड़े, अपने एम्पायर को बढ़ाया, पर आखिरी समय उन्होंने अकेले बिताया। एक जैन संत थे जिनका नाम था भद्रबाहु। मैसूर कर्नाटका में ये जगह है, ये देखिए, श्रवण बेलगोला, ओके, श्रवण बेलगोला। इस जगह पर इन्होंने भद्रबाहु के संग अपना आखिरी समय बिताया। इनके बाद आए बिंदुसार। चंद्रगुप्त वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसार। तो ये किसके बेटे थे? देखिए, ये बड़ा ही याद करने वाली चीज़ें हैं, यही आपको हिस्ट्री में मेन करना होता है, कौन किसके बेटे थे, किसके बाद कौन आए। तो शुरुआत हुई थी हमारी चंद्रगुप्त मौर्य से, और अब आ गए आपके इनके बेटे बिंदुसार। ओके, बिंदुसार वॉज नोन एज एमिट्रोकेट्स in the Greek sources. He ruled for 27 years between 297 and 273 BCE and Chanakya continued to be the minister of the state. इन्होंने भी चाणक्य का साथ नहीं खोया। चाणक्य इनके समय पे भी मिनिस्टर बने रहे। आप समझते हैं कितने होशियार थे ये। गुस्सा हो गए थे तो नंदा डायनेस्टी को ख़त्म करवा दिया इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से, और चंद्रगुप्त मौर्य को भी इतना कुछ उन्होंने असिस्ट किया मिनिस्टर के तौर पे, तभी वो अपना इतना साम्राज्य फैला पाए। बिंदुसार के साथ भी ये मिनिस्टर के तौर पे रहे थे। ऑन द ट्रेल ऑफ एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर ही डिफीटेड 16 रूलर्स एंड एडेड देयर टेरिटरीज टू द मौर्यन एम्पायर। देखो, 16 राजाओं को इन्होंने हराया, 16 उस समय के जो थे, और उनकी टेरिटरीज को भी मौर्यन एम्पायर में ले आए। अंडर हिज रूल the Mauryan Empire spread across the whole Indian subcontinent except Kaling and few other kingdoms of the south. तो बिंदुसार के समय पे पूरा का पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो लगभग मौर्यन एम्पायर के कंट्रोल में आ गया था, सिवाय मगध के और कुछ ऐसी टेरिटरीज के जो कि साउथ की थी। बिंदुसार had friendly relations with the Greek rulers and was able to maintain the vast empire that he inherited from his father. काफ़ी अच्छे से इन्होंने चलाया, ग्रीक रूलर्स के संग इनके अच्छे संबंध रहे, और जो इन्हें अपने पिता से मिला उस एम्पायर को इन्होंने अच्छे से मेंटेन किया। फिर आए अशोक। बिंदुसार वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अशोक। ही वॉज द सन ऑफ एम्परर बिंदुसार एंड क्वीन देवी धर्म। Ashok quickly grew into an admirable warrior, general and a wise statesman. तो भाई देखो, इनके जो दादाजी थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, भाई अच्छे रूलर थे। इसके बाद इनके पिता आए बिंदुसार, ये भी एक अच्छे रूलर थे। इन्होंने अपने पिता से जो भी मिला उसको भी मेंटेन किया और इसके अलावा अपना साम्राज्य आगे बढ़ाया। तो इनके जो बेटे थे बिंदुसार के, अशोक, ये भी अच्छे थे भाई, इन्हें तो अच्छा होना ही था जब इनकी पूरी परिवार पीछे से अच्छा चला आ रहा था। तो काफ़ी अच्छे और जल्दी ही ये तैयार हो गए एक वॉरियर की तरह। और ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, इनकी जो माता थी उनका नाम था क्वीन देवी धर्म। कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग। कलिंग ऐसी जगह थी
जो कि इनके फादर भी अभी तक नहीं ले पाए थे। अशोक से पहले कलिंग नहीं मिला था बिंदुसार को। देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा भी था कि लगभग इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिंदुसार के कंट्रोल में आ गया था, मौर्यन एम्पायर में आ चुका था, सिवाय कलिंग के और कुछ ऐसे किंगडम्स के जो कि साउथ के थे। तो देखते हैं कलिंग तक पहुँचते पहुँचते क्या हुआ। अशोक inherited the vast empire built by his grandfather Chandragupta Maurya and maintained by his father Bindusar. However, only one province remained unconquered, Kaling. काफ़ी कुछ मिला, अपने दादा का काफ़ी कुछ मिला इन्हें, अपने पिताजी से भी काफ़ी एम्पायर मिला, सिर्फ एक चीज़ नहीं मिली, वो थी कलिंग। कलिंग forms a part of present day Odisha. It was an important conquest for Ashok as it controlled the land and sea routes to South India and Southeast Asia. अब आप बोलेंगे मैम कलिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, ये क्यों सब कलिंग के लिए टेंशन ले रहे थे? तो कलिंग के लिए ये लोग इसलिए टेंशन ले रहे थे क्योंकि अगर कलिंग यानी कि जो आज उड़ीसा है, अगर वो इनके कंट्रोल में आता तो पूरा कोस्टल एरिया इनका था, सी रूट इनका था, जिससे ट्रेड बहुत अच्छा हो सकता था। भाई पानी का रास्ता है, वहाँ पर ट्रेड अच्छा हो सकता है पानी के रास्ते से। इसके अलावा ये जोड़ देता है आपके साउथ ईस्ट एशिया से हमें। इन 261 BCE अशोक सक्सीडेड इन कॉन्करिंग कलिंगा। ठीक है, 261 में इनको कलिंग मिल भी गया। द कलिंग वॉर गोज डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द ब्लडीएस्ट वॉर्स दैट विटनेस्ड डेथ, डिस्ट्रक्शन एंड सफरिंग ऑन अ लार्ज स्केल। मिल तो गया कलिंग, पर इतिहास में ये माना जाता है कि जो कलिंग का युद्ध था, जो इसको जीतने के लिए युद्ध लड़ा गया, वो सबसे खतरनाक था। लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, और कुछ तो ये बोलते हैं कि पूरा का पूरा जो बैटल था उसमें कोई जिंदा नहीं बचा था, लाशें बिछ गई थी, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, बहुत बड़े लेवल पर खून खराबा इस वॉर में हुआ था। When Ashok saw the magnitude of the Kaling war, his heart was filled with intense sorrow and repentance. पहले तो अशोक को कलिंग चाहिए था और उन्होंने हासिल भी कर लिया लड़ाई से, पर लड़ाई के बाद का जो मंजर उन्होंने देखा, जो कंडीशन उन्होंने देखी, उससे उनका दिल बहुत दुखी हुआ। He decided to give up war forever and became a follower of Buddhism. उनका दिल इतना दुखी हुआ कि उन्होंने कसम खा ली कि अब वो किसी तरीके का कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे, और वो बन गए बुद्धिज्म के फॉलोवर। अशोक डिक्लेयर्ड बुद्धिज्म एज द स्टेट रिलीजन अराउंड 260 BCE. अशोक रूल्ड फॉर अबाउट 37 years and died in 236 BC. अब अशोक धम्म है क्या? ओके, अब हम पढ़ेंगे अशोक धम्म क्या है। आफ्टर द कलिंग वॉर, spreading Dhamma became Ashok's main goal. Ashok's Dhamma was not a religious policy but a code of conduct that one should follow to lead a virtuous and peaceful life. कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने जितना खून खराबा देखा, जितनी लाशें देखी, जितनी बर्बादी देखी, उसके बाद उनके जीवन का सिर्फ एकमात्र जो एम था वो था ये जो धम्म था इसको प्रीच करना, इसको लोगों तक पहुंचाना। अब ये धम्म था क्या? ये था एक जीने का तरीका, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे अपनी जिंदगी जीनी चाहिए एक अच्छे तरीके से, शांति भरे तरीके से। धम्म इज द प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्म विच मीन्स रिलीजियस ड्यूटी। तो धम्म है, ये संस्कृत टर्म से आया है, इसका संस्कृत में होता है धर्म, ये सब हम सब जानते हैं। इसका मतलब है रिलीजियस ड्यूटी, यानी कि हमें धार्मिक, हमारा क्या, हमारी ड्यूटी है धर्म के तौर पर। अशोक adopted the policy of धम्म विजय, मीनिंग कॉन्क्वेस्ट थ्रू धर्म। उनका मानना था कि जीत धर्म को ही फॉलो करके हो सकती है, यानी शांति से। The Ashokan pillar and the rock edicts describe the meaning and principles of धम्म. Ashok's धम्म was inspired by the teaching of बुद्ध। तो बुद्धा से काफ़ी कुछ इंस्पायर थे ये। It did not involve any elaborate rituals and sacrifices. हम पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, जो फर्स्ट टर्म में हमने चैप्टर पढ़े थे, कि किस तरीके से लोग परेशान हो चुके थे महंगे महंगे सेक्रीफाइसेस से, रिचुअल्स से, बड़े ही टफ जो धर्म के नाम पर चीज़ें चलती थी। तभी तो बुद्धिज़्म का राइज हुआ था,
लोगों को एक सिंपल ऐसा धर्म चाहिए था जिसमें ज़्यादा कुछ फॉलो करने का ना हो, ज़्यादा कुछ करने का ना हो, शांति की चीज़ हो। बुद्धिज्म ने उन सबको वो दिया। तो इनके भी जो जितने भी थे प्रिंसिपल्स थे, जो इनका जीने का तरीका था, जो धम्म था, वो इंस्पायर था बुद्धा से। इट एम्फसाइज्ड प्रॉपर मॉरल कंडक्ट थ्रू धम्म। अशोक आस्क्ड हिज पीपल टू बी जनरस एंड अवॉइड सेल्फिशनेस। तो उनके हिसाब से एक तो आपको अच्छा बन के रहना है और आपको सेल्फिश नहीं होना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। मेंटेन अ हाई मॉरल कैरेक्टर, बी ऑनेस्ट एंड नॉन पार्शियल। आप लोगों के लिए हर कोई बराबर होना चाहिए। अगर कोई सही कर रहा है तो ठीक है, कोई गलत कर रहा है तो आप बोलिए कि हाँ आप गलत कर रहे हैं। हर कोई बराबर है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई इस कास्ट का है, ना कोई उस कास्ट का है, सब बराबर हैं। ओके, ईमानदारी से जिए अपनी जिंदगी को। बी काइंड, जेंटल एंड हेल्पफुल, लीड अ सिंपल लाइफ। बहुत सिंपल लाइफ जीने पर इन्होंने जोर दिया। फॉलो नॉन वायलेंस। तो कलिंग वॉर में जितना भी इन्होंने वॉर देखा, जितना भी इन्होंने खून खराबा देखा, हिंसा देखी, उसके बाद इन्होंने कहा नहीं, हिंसा कुछ नहीं होती, नॉन वायलेंस, अहिंसा, यानी कि किसी को भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना है। बी पेशेंट, धैर्य रखिए। प्रमोट पीस एंड हार्मोनी, शांति से रहिए और रहने दीजिए। नो स्प्रेड ऑफ धम्म। Ashok wanted his people to know the concept of Dham and to adopt Dham in their lives. So he took many measures to spread Dham, some of which have been mentioned below. वो चाहते थे कि उनके जो लोग हैं वो भी धम्म में जितनी भी बातें उन्होंने बताई हैं उनको फॉलो करें, पीसफुल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिएं। इसीलिए लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ एफर्ट्स डाले जिससे लोगों तक उनके प्रिंसिपल्स पहुंच पाएँ। He led by example and followed the principles of Dham in his daily life. He gave up the luxurious and pleasurable life that he had before the Kaling War. तो सबसे पहले तो देखिए, अगर कोई किसी को सीख देने के लिए जाएगा तो उसको वो चीज़ खुद करनी होगी। तो इसीलिए इन्होंने सबसे पहले कलिंग वॉर जैसे ही ख़त्म हुआ, उन्होंने खून खराबा देखा, उन्होंने बिल्कुल वॉर, अपनी ज़िंदगी, अपनी जो आलीशान ज़िंदगी थी, जो अच्छा खासा एम्पायर था, वो सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने कुछ नहीं लिया, उनको उससे कोई मतलब नहीं था। उन्होंने बिल्कुल अपना जो साम्राज्य था, जो एक लग्जीरियस लाइफ थी, जो आलीशान जिंदगी वो जी रहे थे, उन्होंने वो सब छोड़ दी। ही अपॉइंटेड धर्म महामंत्रास फॉर रिलीजियस टीचर्स एंड मिशनरीज टू स्प्रेड धर्म। इसके अलावा उन्होंने रिलीजियस टीचर्स हायर करे, ओके, जिन्हें महामंत्रास बोला गया, और इनका काम था धर्म को फैलाना, यानी कि धम्म में जितनी भी बातें उन्होंने एक्सप्लेन की हैं उनको लोगों तक पहुंचाना। अशोक propagated his ideas and धम्म in places like बोध गया एंड लुम्बिनी एंड ऑल्सो हेल्प द पुअर एंड नीडी। इसके अलावा इन्होंने बोध गया और लुम्बिनी में भी अपनी सभाएं की जिनमें लोग इकट्ठे किए और लोगों तक अपनी बातें पहुंचाई, ज़रूरतमंदों की और गरीब लोगों की मदद की। He issued rock and pillar edicts which contained the principles of धम्म. Most of these edicts were written in Prakrit which was easily understood by people. इसके अलावा इन्होंने रॉक एडिक्ट्स तैयार करवाए जिन पर धम्म काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा हुआ था। इन्होंने प्रकृत भाषा का इस्तेमाल किया क्योंकि प्रकृत उस समय की ऐसी भाषा थी जो हर कोई पढ़ सकता था, हर कोई समझ सकता था। He placed these edicts in public places like markets and temples where a large number of people could read them. इस तरीके के जो रॉक एडिक्ट्स थे, आपने इवन अभी भी देखा होगा कि बड़े बड़े चट्टानों पर लिखकर रखे हुए हैं अभी भी। अगर कहीं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आप जाकर देखें, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं इनको सबको, तो बड़े बड़े पत्थरों पर रूलर को जो भी अपनी बात पहुंचानी होती थी तो वो बड़े बड़े पत्थरों पर लिखवाकर उनको ऐसी जगह रखवाते थे जैसे कि पब्लिक प्लेस है, मार्केट है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको पढ़ें और अपने जीवन में उन चीज़ों को ला पाएँ। सेम अशोक ने भी किया, काफ़ी रॉक एडिक्ट्स तैयार करवाए और उनको पब्लिक प्लेसेस में जाकर प्लेस करवा दिया जिससे कि लोग उन्हें पढ़ें और अपने जीवन में धम्म में लिखी गई बातों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेकर आए। Mauryan administration. The Mauryan Empire had established a highly centralized system of administration. The king was the supreme authority and was responsible to maintain social order and protect his people.
तो सुप्रीम अथॉरिटी यहाँ पर किंग होते थे, यानी सबसे ऊपर उनका न्याय सर्वमान्य होगा, उनकी बात सर्वमान्य होगी। जो मेन पॉलिसी मेकर होगा, डिसीजन मेकिंग होगा, वो होगा आपका किंग। Although the king held absolute power, he was assisted by a मंत्री परिषद और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हालांकि मेन डिसीजन, मेन पॉलिसीज पास किंग ही करेंगे, पर उनको असिस्ट करेंगे उनके मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट वॉज हेडेड बाय समहर्ता और चीफ रेवेन्यू कलेक्टर हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू। देखो, पैसा तो चाहिए किसी भी साम्राज्य, किसी भी राज्य को चलाने के लिए, तो वो पैसा मिलता था उन्हें टैक्स से, रेवेन्यू से, और इसके लिए स्पेशल ट्रेजरर्स बनाए गए थे, स्पेशल कलेक्टिंग रेवेन्यू ऑफिसर्स बनाए गए थे। तो चीफ रेवेन्यू कलेक्टर थे जो कि सारा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। द सनिदात और रॉयल ट्रेजरर वॉज इन चार्ज ऑफ द रॉयल ट्रेजरी। द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इंक्लूडेड लैंड, ट्रेड एंड इनकम फ्रॉम फॉरेस्ट, माइनिंग, फाइन्स, ड्यूटीज एंड गिफ्ट्स। कहाँ से निकलता था रेवेन्यू? ज़मीन से आता था, जो ज़मीनें थी, व्यापार जो होता था उससे ट्रेड आता था, जो ट्रेड होता था उससे रेवेन्यू आता था। द मौर्यन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस एंड वॉज रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंटेड बाय द किंग। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स वर मोस्टली मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली। इसके अलावा जैसे आज हमारा पूरा इंडिया है, इसको स्टेट्स में डिवाइड किया है, स्टेट्स में भी डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है, तो ये भी अपना पूरा का पूरा एम्पायर प्रोविंसेस में डिवाइड करते थे। और जैसे इंडिया में हर स्टेट का अपना एक अलग चीफ मिनिस्टर होता है, इसी तरीके से हर प्रोविंस का एक अपना अलग रिप्रेजेंटेटिव होता था, और वो रिप्रेजेंटेटिव किसी ना किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। These provinces were further divided into districts. The officials appointed at the district level were responsible for judicial as well as administrative functions, included officials like Rajukas and Yuktas. The Rajukas and Yuktas were responsible for maintaining law and order along with collecting taxes and measurement of land. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि राजुकास और युक्तास अपॉइंट किए जाते थे जो कि ध्यान रखते थे टैक्सेस का और लैंड को मेजर करके रखते थे, नाप कर रखते थे। द हेडमैन वॉज इन चार्ज ऑफ अ विलेज विच वॉज द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ही वॉज असिस्टेड बाय अ विलेज काउंसिल। द विलेज हेडमैन वॉज चूजन बाय द विलेज। उसके बाद इसकी विलेज काउंसिल भी होती थी, विलेज की यानी कि गांव की विलेज काउंसिल, जिसको हेड होता था वहाँ का, इसका हेडमैन चूज किया जाता था। नाउ आर्मी। A large part of the revenue was used to maintain a powerful army. देखो, उस समय पे युद्ध बहुत होते थे, तो जितना भी पैसा आता था वो सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता था आर्मी मेंटेन करने पर। The Maurya Empire controlled a large army, including soldiers, elephants, horses, and chariots. The main function of the army was to maintain internal harmony and to face external threats. तो देश के अंदर, साम्राज्य के अंदर शांति बनाए रखने का काम होता था आर्मी का। इसके अलावा अगर बाहर देश से किसी तरीके का कोई खतरा है, बाहर के किसी राज्य से खतरा है, तो उससे भी बचाने का काम आर्मी का होता था। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, देयर वॉज अ वॉर काउंसिल विच हैड 30 members and was divided into 6 boards of 5 members each and included the infantry, the cavalry and the war chariots, the war elephants, the war transport and the fleet. इसको देखिए, कर लीजिएगा कि ये पूरी तरीके से इनका एक तरीके से ब्लूप्रिंट दिया हुआ है इनकी आर्मी का, कि 30 मेंबर्स वॉर काउंसिल में होते थे, 6 बोर्ड्स ऑफ 5 मेंबर्स ईच, यानी हर मेंबर में, हर ग्रुप में आपके 5 लोग होंगे और 5 लोगों के 6 ग्रुप होंगे, तो कितने हो गए? 30 लोग हो गए, 30 मेंबर्स हो गए। इसके अंदर होंगे आपके वॉर चैरियट्स, वॉर एलिफेंट्स, पहले हाथियों से लड़ा जाता था युद्ध। The Arthashastra tells us that the entire army worked under the control of the सेनापति और कमांडर इन चीफ। तो इनका जो हेड होता था पूरी आर्मी का, ये सेनापति होता था, यानी कमांडर इन चीफ। Various weapons like big swords, spears and javelins and bows and arrows were used in wars. इसके अलावा javelins यूज किए जाते थे, तलवारें यूज की जाती थी। The Mauryan Empire had a well-developed espionage system to keep the king well informed to intrigue, rebellion and corruption, and not only in the royal household
बट ऑल्सो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। इसके अलावा इनके ना बड़े ही सीक्रेट और इनके हुआ करते थे, जैसे हमारे होते हैं ना रॉ, पाकिस्तान की ISI कुछ करके है, तो इस टाइप के इनके होते थे एजेंट्स, जो कि किसी भी टाइप के अंदरूनी मामले को समझते थे, किसी तरीके के खतरे को भांप लेते थे और हमें नहीं, मौर्यन एम्पायर को बताते थे। ना पाटलिपुत्र, द मौर्यन कैपिटल। पाटलिपुत्र का अपना खुद का एक बड़ा अच्छा इतिहास रहा है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट जगह मानी जाती है, ये मौर्यन कैपिटल रही है। पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल सोर्सेज, अजातशत्रु वॉज द फर्स्ट किंग हु एस्टैब्लिश्ड पाटलिपुत्र एज द कैपिटल ऑफ मगध। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, सबसे पहले पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया था अजातशत्रु ने मगध की। It was surrounded by a wooden wall which had 64 gates and 570 towers. In his book, Indica, Megasthenes had described the administration of Patliputra in detail. Megasthenes ने अपनी बुक इंडिका में काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन पाटलिपुत्र में चलता था। द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज लुक्ड आफ्टर बाय अ कमेटी ऑफ 30 मेंबर्स। 30 लोगों की कमेटी थी जो कि इस पूरे एरिया को देखती थी। द कमेटी वॉज डिवाइडेड इंटू 6 बोर्ड्स ईच कंप्राइजिंग 5 मेंबर्स। ये बिल्कुल ऐसा है कि 30 मेंबर्स थे, 6 टीम बनती थी और हर टीम में 5 मेंबर्स होते थे, ओके, जो इस सिटी को सुपरवाइज करते थे। ईच बोर्ड वॉज रिस्पॉन्सिबल टू लुकड आफ्टर अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। हर कोई अपना अपना डिपार्टमेंट देखता था, जैसे कि इनके डिपार्टमेंट्स थे कंफर्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ फॉरेनर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, collection of taxes and revenue, inspection of manufactured goods. The reign of Ashok lasted for 50 years. अशोक ने लगभग 50 साल राज किया। After the death of Ashok, at least 7 kings ruled and all of them were incompetent. अशोक के बाद जो 7 रूलर्स आए वो इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं थे जितने कि आपके अशोक तक के टाइम के थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, बिंदुसार हो गए, इसके बाद ये अशोक थे। The last king of the Mauryan dynasty was Brihadrat, who was assassinated by his general Pushimitra, who started a new dynasty known as the Shang dynasty. तो लास्ट थे आपके जो मौर्यन एम्पायर के रूलर थे वो थे बृहद्रात। तो इसके बाद शंग डायनेस्टी की शुरुआत हो गई, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद द चैप्टर। क्वेश्चन आंसर्स आप लोग खुद सर्च करिएगा, बहुत इजी हैं। व्हाट इज़ एन एडिक्ट, व्हाई डिड अशोक वांट टू कॉन्कर कलिंगा, कलिंग को क्यों जीतना चाहते थे, उड़ीसा वाला पार्ट है जो आज उड़ीसा है वो कलिंग था उस समय पर, क्यों जीतना चाहते थे, कोस्टल एरिया था, ट्रेड अच्छे से हो सकता था, साउथ ईस्ट एशिया से हमारा अच्छा खासा कॉन्टैक्ट हो जाता। तो ये सब कुछ हम अच्छे से कर चुके हैं। आप इन क्वेश्चन आंसर्स को करिएगा। सोन यू विल बी प्रोवाइडेड विद द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। You can also try to find out the answers of the exercises. Next class में हम करेंगे next chapter. Till then, bye bye.